नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में मराठा आक्रमण का स्वरूप क्या था। राजस्थान में मराठा आक्रमण इसलिए हुए कि वो धन के लोभ में राजस्थान में आए, यहाँ के राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। मराठों के आक्रमण राजनीति से भी प्रेरित थे। मराठा के प्रवेश के समय राजस्थान की राजनीतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। विभिन्न राजपूत घरानों में आपसी झगड़ों में 3 राज्य प्रमुख थे: कोटा, बूंदी और जयपुर। तो सबसे पहले हम लेंगे धन के लोभ में किस तरह से मराठे राजस्थान में आए। मराठों के आक्रमण एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य बनाए थे, वही उद्देश्य राजस्थान में मराठों के आक्रमण के रहे। मराठा जाति का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूल करना। जिस प्रकार से मोहम्मद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य भारत पर राज्य करना नहीं था, उसी प्रकार मराठे भी नहीं चाहते थे कि वे राजस्थान में अपना साम्राज्य स्थापित करें। वो तो केवल इतना चाहते थे कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाए, न कि राज्य स्थापित किया जाए। उनका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना। इच्छित धन मिल जाने पर वो लौट जाते थे दक्षिण। धन की वसूली वे राजाओं से ही नहीं, वरन सेठ साहूकारों को भी लूट कर धन वसूल कर लेते थे। तो धन के लोभ में ये लोग राजस्थान में आए थे। और सबसे पहले सवाई जय सिंह, जो मालवा के सूबेदार थे, इनका मराठों से 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सवाई जयसिंह परास्त हुए थे। मराठों ने मालवा से मिली राजस्थान की सीमा पर आक्रमण 1711 से प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने 1711 में, 1724 में, 1726 में आक्रमण किए, यहाँ से धन लूटा। इन आक्रमणों में सबसे ज्यादा आक्रमण मेवाड़ की सीमा को सहन करने पड़े। इसलिए जो मेवाड़ के महाराणा थे संग्राम सिंह, उन्होंने सवाई जय सिंह का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से भी इस विषय में विचार विमर्श किया। जगत सिंह का प्रयास हुडा सम्मेलन हुआ, जो कि असफल रहा। महाराणा को निराशा ही लगी। महाराणा की इस निर्बलता का लाभ उठाते हुए मराठे शाहपुरा तक बढ़ गए और उन्होंने 1726 में मराठों ने कोटा के सीमावर्ती प्रदेशों को लूटना प्रारंभ किया। इस तरह से जब कोटा बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर मराठों का प्रवेश कोटा बूंदी हो गया और इसके बहाने भी मराठे बूंदी और कोटा में लूटमार मचाने लगे। एक प्रकार से राजस्थान मराठों के लिए एक दूध देने वाली गाय के समान थी। जब भी धन की आवश्यकता होती, वे राजस्थान पर टूट पड़ते। कुछ इतिहासकार तो इतना कहते हैं कि यदि मराठों की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं होती, तो संभवतः राजस्थान पर आक्रमण भी नहीं होते। मराठा आक्रमण का दूसरा स्वरूप हम देखेंगे, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। राजस्थान में मराठा आक्रमण का दूसरा स्वरूप राजस्थान के राज्यों को अपने अधीनस्थ करने की दृष्टि से उन्होंने आक्रमण नहीं की। नहीं वे राजस्थान में मराठा साम्राज्य का अंग बनाना चाहते थे। वो तो केवल इतना चाहते थे कि राजस्थान के राज्य उनके प्रभाव में उसी प्रकार रहे
जिस प्रकार मुगल सम्राट के प्रभाव में रहते थे। राजपूत नरेशों के आपसी झगड़ों को निपटाने में वे मुगल सम्राट की भूमिका निभाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का साधन उन्होंने उत्तराधिकार के प्रश्न पर मध्यस्थता करने को अपनाया। उत्तराधिकार के प्रश्न पर किसी एक प्रतिद्वंदी की सहायता वो किसी सिद्धांत पर आधारित होकर नहीं करते थे। उनका केवल एक सिद्धांत था, केवल पैसा कमाना। जो ग्रुप या जो गुट उन्हें ज्यादा पैसा देता था उसे ही वो सैनिक सहायता दे देते थे। बूंदी, जोधपुर, जयपुर में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। उत्तराधिकार के प्रश्न पर उन्होंने राज्यों से धन वसूल करना प्रारंभ किया। साथ ही वे नरेशों के किंग मेकर यानी कि राज्य निर्माता बन गए। जिसको चाहते वो राजा बना देते और जिसको चाहते उसे राज सिंहासन से उतार देते। राज्य अधिकार के प्रश्नों पर उन्हें अच्छा धन मिलने लगा तो वो स्वयं इस प्रकार के संघर्ष कराने लगे। मुगल प्रभाव के समाप्त होते ही मुगल दरबार में मनसबों की पद न मिलने पर राजपूत राजकुमार उत्तराधिकार गद्दी के लिए संघर्ष करने लगे। क्योंकि जीविका उपार्जन का इसके अतिरिक्त उनके पास कोई साधन नहीं था, उन्होंने राजपूतों के पारस्परिक झगड़ों ने ही मराठों को राजस्थान में आने का निमंत्रण दिया। शनि शनि उन्होंने धन अर्जित करने के अतिरिक्त राजाओं पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया और उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप प्रारंभ किया। तीसरा जो मराठा आक्रमण का स्वरूप है, मराठों के आक्रमण राजनीति से प्रेरित थे। मराठा ये भली भांति जानते थे कि मुगल सम्राट का प्रभाव राजस्थान में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नादिर शाह के आक्रमण जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उस समय मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह 1739 में। इसके पश्चात तो मुगलों का राजस्थान में प्रवेश नहीं के बराबर हो गया था। अतः मुगल सम्राट की प्रभावहीनता से उत्पन्न शून्यता को भरने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। उन्हें आशा थी कि राजस्थान के राजपूत नरेश हिंदू पातशाही का अवश्य समर्थन करेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के उपरांत मराठा कन्याकुमारी से लेकर अटक तक भगवा झंडा फहराने का इरादा करने लगे। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह अब नाम मात्र का सम्राट रह गया था। न उसके पास धन था, न सेना थी, न सैनिक शक्ति थी। वो अमीरों का प्रभाव भी खो चला था और मराठे इधर मालवा और गुजरात को अपने प्रभाव में ले चुके थे। दिल्ली का दरवाजा वो पहले खटखटा चुके थे। इस हेतु उन्होंने राजस्थान के नरेशों को अपनी ओर मिलाने हेतु राजस्थान पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1741 में सवाई जयसिंह अपने वायदे के अनुसार मराठों का मुगल सम्राट से समझौता नहीं करा पाया। अब तक वे इसी आशा पर सवाई जयसिंह का आदर कर रहे थे कि वो मोहम्मद शाह से उनके पक्ष में समझौता करा देगा। गुजरात के सूबेदार अभय सिंह के साथ मराठों के संबंध पहले भी अच्छे नहीं थे। 1731 के समझौते की शर्तें पूरी नहीं कर सका था। अतः हिंदू राज्य की स्थापना हेतु उन्होंने 1741 के उपरांत शक्ति के सहारे राजस्थान के नरेशों को अपना भागीदार बनाने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने राजस्थान पर निरंतर आक्रमण किए। साथ ही वे मुगल अब राजपूतों को
आतंकित करने हेतु अपने साथ एक जाति थी पिंडारी जाति को भी साथ लाने लगे। ये पिंडारी जाति धन के लोभ से किसी के साथ भी मिल जाती थी और इसमें अमीर खां का नाम प्रमुख है। उनके इस प्रकार के आक्रमण 1818 तक राजस्थान पर चलते रहे। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान नरेशों को मराठों के आतंक से मुक्त किया। मराठों के प्रवेश के समय राजस्थान की राजनीतिक अवस्था अच्छी नहीं थी। राजस्थान के विभिन्न राजपूत घरानों में आपस में झगड़े चलते थे। इनमें 3 राज्य प्रमुख थे। कोटा बूंदी के झगड़े हमेशा चलते थे। आमेर नरेश जय सिंह ने उन्हें नया रूप दे दिया। बूंदी के तत्कालीन नरेश बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर उसके स्थान पर दलेल सिंह को राजा बनाया गया। इस पर बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता मांगकर बूंदी में उनका हस्तक्षेप अनिवार्य करवा दिया। इसी प्रकार जोधपुर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर जोधपुर में मराठों के बीच बचाव को आवश्यक बना दिया गया। अभय सिंह की मृत्यु हो जाने पर मारवाड़ की गद्दी के लिए उसके पुत्र राम सिंह और उसके भाई बख्त सिंह के मध्य संघर्ष हुआ। मराठों की सहायता से बख्त सिंह जोधपुर का शासक बना। इसके बाद भी मारवाड़ की गद्दी के लिए 1773 तक संघर्ष चलता रहा। मराठों का हस्तक्षेप मारवाड़ पर निरंतर बढ़ता रहा। तीसरा केंद्र बना जयपुर। मराठों को राजस्थान में प्रवेश दिलाने में सवाई जय सिंह का प्रमुख रोल रहा। उसकी मृत्यु पर जयपुर भी मराठों के हस्तक्षेप तथा लूटमार का प्रमुख केंद्र बन गया। राजस्थान के इन 3 राजघरानों में गृह कलह 18वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुए, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलते रहे। वे अपने आपसी झगड़ों को तय कराने हेतु मराठों को मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित करते थे। उत्तराधिकार के प्रश्न पर मध्यस्थता करके मराठों ने संबंधित प्रतिद्वंदियों से धन तो वसूल किया ही, साथ ही अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी उन राज्यों पर जमाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मराठा राजस्थान में नरेश निर्माता बन गए। अब बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मराठों के आक्रमण के कारण क्या क्या थे। मराठों की विस्तारवादी नीति, शाहू की दयनीय आर्थिक अवस्था, राजस्थान का एक हिंदू प्रदेश होना, मराठों के स्वभाव से धन लूटने की मनोवृत्ति, मुगल साम्राज्य का पराभव, मुगल साम्राज्य का पतन, राजस्थान में जगह जगह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष।